शुरू करते हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है वक्री ग्रहों का जिस पर शास्त्रों में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, अनुमान अधिक लगाए गए हैं। कुछ एक श्लोक ऐसे हैं जिनके कारण बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है, जिनमें से और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट भी वही है वक्री ग्रहों को लेकर उत्तर कलामृत में। तो वक्री ग्रहों की भूमिका शुरू हो उससे पहले हम जानें कि ऐसा क्यों होता है कि वक्री होने पर वो शक्तिशाली होते हैं। जब आप षडबल पढ़ेंगे ग्रहों का, उनमें दिग्बल और चेष्टा बल और पक्ष बल, ये तीन बल सबसे शक्तिशाली होते हैं। दिग्बल की तो इतनी प्रशंसा की गई है कि मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, चाहे कर्क राशि के ही हों, परंतु दिग्बली होकर अत्यंत शक्तिशाली परिणाम देते हैं। और षडबल गणना में जो ज्यादा अंक मिलते हैं वो वक्री ग्रहों को बहुत अधिक मिलते हैं। किसी ग्रह का वक्री होना मात्र ही उसे अति शक्तिशाली बना देता है और इतने असाधारण परिणाम आते हैं कि कई ग्रहों के बराबर जैसे एक ही ग्रह परिणाम दे जाए। हमने जीवन भर इन ग्रहों की गतिविधियों को देखते हुए और अनुभव के आधार पर, शास्त्रों में वचन के आधार पर यह सीखा कि अगर आपका वक्री ग्रहों पर अध्ययन पूरा है तो ही आप भविष्यवाणियां अच्छी तरह कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। या भविष्यवाणी करते समय वक्री ग्रहों की भूमिका को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करने से वंचित रह जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उसकी लाइफ की, क्योंकि सबसे बड़ी अगर घटनाएं जीवन में कोई आती हैं तो वो वक्री ग्रहों के कारण आती है। इस प्रोसेस को आप समझें कि आखिर वक्री ग्रह है क्या। एक तो कोई ग्रह उल्टा चलने लग गया हो, ऐसा नहीं है। ये गतियां तुलनात्मक हैं और एक दूसरे ग्रह की जो कि बराबर से चल रहे हैं दौड़ में, उन दोनों की परस्पर तुलना से वक्री गति जैसा कंसेप्ट पैदा होता है। आप कल्पना करें कि आप दो लोग एक ट्रेन में चल रहे हैं और दोनों सीटों के बीच में जो स्पेस होता है, ऊपर छत में रॉड होती है, उसको पकड़कर बस या ट्रेन में आप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जो आप आगे जो चल रहे हैं वो अचानक तेज गति से आगे निकलने लगे। सामान्य अंतर न रहकर अब अंतर अधिक हो गया तो लोगों को लगेगा पीछे वाला पिछड़ गया। गति उसकी वही है, परंतु वो दौड़ में पिछड़ गया। इसको आभासी गति कहते हैं। ग्रहों के मामले में भी ऐसा होता है। दिखने में ये इतना बड़ा इसलिए हो जाता है कि ग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो दीर्घवृत्त में हैं
कहीं तो सूर्य या पृथ्वी से बहुत कम दूरी है और किन्हीं दो दिशाओं में आर पार वो दूरी बहुत अधिक हो जाती है दीर्घवृत्त के कारण। और यह दीर्घवृत्त ही है जिसके कारण वक्री गति का आभास होता है। मैं फिर रिपीट करूं, एक लंबी ट्रेन है, उसमें आर पार जाने की सुविधा है, दो लोग बाजू बाजू में चल रहे हैं, एक ग्रह तेज चलने लगा, एक व्यक्ति तेज चलने लगा, एक व्यक्ति पिछड़ने लगा, चलते चलते भी धीरे धीरे गतियों में अंतर हो जाता है और ऐसा लगता है कि पीछे वाला बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है और सामने वाला वहीं खड़ा है और पीछे वाला पीछे की तरफ जा रहा है। ये भ्रमित करने वाली परिस्थिति है। परंतु ग्रहों के बारे में यह विशेष है कि वो पीछे वाला जो पीछे चलता हुआ दिखता है या जिसकी गति धीमी होती है या बिल्कुल शून्य जैसी दिखने लगती है, वह अति शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि वह सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता हो, इन सब के नियम बने हुए हैं। बुध जब तक सूर्य से 20 डिग्री दूर नहीं होंगे वक्री होने की स्थिति में नहीं आएंगे। शुक्र जब तक 27 डिग्री दूर नहीं होंगे वक्री होने की स्थिति में नहीं आएंगे। ये दोनों इनर प्लेनेट है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा और सूर्य के बीच वाले ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। आउटर प्लैनेट्स का कायदा कुछ अलग है। आउटर प्लैनेट्स वक्री होकर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, परंतु बृहस्पति, शनि और मंगल का जो नियम है कि सूर्य को उनसे कम से कम 5 भाव दूर होना जरूरी है। उदाहरण के लिए बृहस्पति अब कुंभ राशि में है, सूर्य कुंभ राशि से आगे निकल गए, जब वो अनुमान से 5 भाव आगे निकल जाएंगे, शनि से तो पहले निकल चुके हैं तो शनि वक्री हो गए, अब बृहस्पति से भी 5 भाव आगे चले जाएंगे सूर्य, तो बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। इन भावों की संख्या में थोड़ा सा अंतर आ सकता है अगर हम 5 भाव के बराबर कोणीय दूरी को अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लें। अब मान लो शनि मकर राशि में है, उनसे 5 भाव दूरी सूर्य हो गए, अब वो आगे चलते जाएंगे सूर्य, क्योंकि शनि तो धीरे धीरे चल रहे हैं, सूर्य एक एक राशि करके आगे बढ़ते जाएंगे और जब मकर राशि से 9वें भाव में होंगे तो उल्टी गिनती में उस ग्रह से सूर्य 5वीं राशि में रह जाएंगे। जैसे ही वो 5वीं राशि का असर खत्म होगा और वह ग्रह सूर्य से 4थी राशि में रह जाएंगे, वो मार्गी हो जाएंगे, वक्री होना बंद कर देंगे। एक ग्रह सूर्य से
5 भाव दूर हुआ, ग्रह दूर नहीं हुआ, सूर्य दूर हुआ, उस ग्रह से 5 भाव आगे चले गए। तो शनि, मंगल और बृहस्पति, ये 3 ग्रह वक्री होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक इतनी ही दूरी पर रहेंगे, 5 भाव के बराबर की दूरी पर, वो वक्री बने रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल, शनि और बृहस्पति लगातार 5 महीने तक वक्री होने की क्षमता रखते हैं। मंगल तो शनि और बृहस्पति के मुकाबले एक राशि में 1.5 महीना ही रहते हैं, परंतु ये केवल मंगल में क्षमता है कि कभी कभी वक्री होने के कारण से वो एक राशि में 6-6 महीना गुजार जाते हैं। उन महीनों में बहुत असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और परिणामों का दायरा बहुत व्यापक हो जाता है, और हम मंगल की प्रकृति के परिणाम देखने लगते हैं। एक सामान्य सी कहावत है, उसके प्रमाण में श्लोक मिलते हैं, क्रूरा वक्रा अति क्रूरा, या शुभा वक्रा अति शुभा। जब ग्रह का चेष्टा बल अधिक होता है तो वो अपनी प्रकृति के परिणाम बहुत तेजी से देते हैं। क्रूर है तो अति क्रूर हो जाएंगे, शुभ होंगे तो अति शुभ होकर परिणाम दे देंगे। वक्री होते ही ग्रह का चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, अतिरिक्त चेष्टा हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा का चेष्टा बल नहीं होता है, उनकी गणना अयन बल से की जाती है, उनके बल की। उत्तरी अयन, दक्षिणी अयन, शनि चंद्र दक्षिण अयन में है, बाकी ग्रह उत्तरी अयन में बलवान होते हैं। बुध ग्रह दोनों पाले में रहते हैं, उत्तरी अयन में भी बलवान होते हैं, दक्षिणी अयन में भी बलवान होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का वक्र बल नहीं होता है, उनका अयन बल होता है। तो एक सामान्य सी मैंने गणना के बिना बात बताई, मैं उसको कंक्लूड कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि बुध जब तक 20 डिग्री दूर नहीं हो सूर्य से वक्री नहीं होते। शुक्र जब तक 27 डिग्री दूर नहीं हो वक्री नहीं होते। वैसे शुक्र बुध 27-28 डिग्री अधिकतम सूर्य से दूर रह सकते हैं, और शुक्र अधिकतम 47-48 डिग्री दूर रह सकते हैं, इससे अधिक दूर नहीं जा सकते सूर्य से। मैं जब एक सॉफ्टवेयर खरीदने दिल्ली गया, मेरे एक मित्र ओम प्रकाश जी मेरे साथ थे, के.एन. राव के सहयोगी थे। हम जिस होटल में रुके वहां एक पंडित जी ने अपना बोर्ड लगा रखा था, आमंत्रित कर रहे थे लोगों को, विज्ञापन भी दिया होगा। तो उन्होंने अपने रूम के गेट के ऊपर एक चार्ट बना रखा था हस्तलिखित, उसमें सूर्य से शुक्र को 7वें भाव में बैठा रखा था। अब मेरा तो पारा गर्म, जो ग्रहों की प्रकृति को नहीं जानता, जो ज्योतिष की मूलभूत नियमों को नहीं जानता, वो क्या ज्योतिष करेगा, लोगों को क्या बताएगा। तो हम अपने अपने कमरों में सेट हो गए। मैंने उन पंडित जी को खटखटाया दरवाजा, और साधारण बातचीत के बाद मैंने कहा, सूर्य से 7वें शुक्र आपने कैसे लिख रखा है? आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके किसी टाइपिस्ट ने गलती कर दी। आपने हस्तलिखित खुद की राइटिंग में, वो भी लाल स्याही में चार्ट बना के दरवाजे पे चिपका रखा होटल के कमरे के गेट पर। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने नाम बता दिया सहज भाव। वो इतना डर गए कि हम अपने रूम में आए, आधा घंटे में वो रूम खाली करके चले गए। तो शुक्र अधिकतम 47-48 डिग्री रहेंगे, इस ज्योतिष की सामान्य से बात का ज्ञान भी जिसको ना हो, क्या ज्योतिष करेगा। परंतु शनि, मंगल और गुरु तब वक्री होते हैं जब वो सूर्य से 5 भाव पिछड़ जाएं, और जब
घूम के आगे बढ़ के 4-5 भाव और पार कर जाएंगे सूर्य, और जब सूर्य से 5वें भाव रह जाएंगे, यानी कि सूर्य से जब 9वें भाव में पहुंचेंगे, तब उनकी मार्गी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं। ये कल्पना का विषय है कि क्या होता होगा वक्री होते समय। मैं समझता हूं आप सब अपने जन्म के समय ऊपर से कार लेके नहीं आए होंगे, स्कूटर जरूर चलाया होगा। आप स्कूटर को ब्रेक लगा के धीरे जब करते हैं, स्कूटर को बहुत जोर आता है, टायर घिसते हैं, कई बार तेज ब्रेक लगाने के कारण चर्र चूं की आवाज होती है, आपको पैर नीचे रखने पड़ते हैं और उसको जाम कर देते हैं स्कूटर को। यानी आपकी सबसे ज्यादा शक्ति कब लगती है? जब आप स्कूटर को रोकते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड वाले स्कूटर को रोककर 0 स्पीड पर लाते हैं, तो अंतिम कुछ मिनट अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको अपनी तमाम एकाग्रता इस्तेमाल करनी होती है, ब्रेक के प्रति आश्वस्त होना पड़ता है कि काम कर रहा है, नहीं तो टकरा जाएगा। आप पैरों का भी सहारा लेते हैं, मशीन भी जोर लगा रही है, आपके पैर भी जोर लगा रहे हैं, आपका शरीर भी आगे झुक जाता है और स्कूटर 0 स्पीड में आ जाता है। वक्री ग्रह भी ऐसा ही होता है। 0 स्पीड पर आने तक, हालांकि ये आभासी गति है, वास्तव में 0 स्पीड में नहीं आता है ग्रह, तुलनात्मक दृष्टि से 0 स्पीड दिखती है, पर जो 0 स्पीड में आता है उससे कुछ दिन पहले वो अपने सारे ब्रेक इस्तेमाल करता है, सारी ताकत इस्तेमाल करता है और 0 स्पीड पर पहुंचता है। वही है वो दिन जब वो ग्रह अति शक्तिशाली होता है। अब दूसरी कल्पना करो, जब आप 0 स्पीड पर आ गए और आप मार्गी होना चाहते हैं, वापस मुड़कर पुनः मूल गति में आना चाहते हैं, तो आपको अनुभव तो होगा कि जब स्कूटर को रीस्टार्ट करना हो तो कौन सा गियर लगता है? 4th गियर, 3rd गियर या 1st गियर? सबसे शक्तिशाली गियर 1st गियर होता है। सारी ताकत स्कूटर में या कार में जितनी होती है वो लगाने के बाद ही गाड़ी हिलती है अपनी जगह। ग्रह भी तभी हिलता है जब सारी शक्ति को नियोजित कर दे, और जब वो ऐसा कर रहा है तो वह जातक जिसकी कुंडली में वो ग्रह वक्री होकर बैठा हुआ है, उसके जीवन की सबसे विशेष घटनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। ग्रह शनिदेव तो 2.5 साल एक राशि में, क्या वो 2.5 साल एक जैसे परिणाम देते रहेंगे? नहीं, उसकी अंतर्दशा भी कई बार शुक्र में शनि की 3 साल से ज्यादा है। क्या वो 3 साल तक एक जैसी परिणाम देते रहेंगे? नहीं। सबसे शक्तिशाली परिणाम वो कब देंगे? जब वो वक्री होने की तैयारी में है, वक्री हो गए, वक्री होने से लेकर मार्गी होने तक उस राशि का सर्वश्रेष्ठ फल, अच्छा चा बुरा, ग्रह देना चाहते हैं। उसमें भी सबसे शक्तिशाली समय कौन सा हुआ? जब हमने जैसे स्कूटर को रोका और 0 स्पीड पर लाए, वो ग्रह अपनी सारी शक्ति लगाकर 0 स्पीड पर आए, यानी मार्गी होने के दिन से कुछ दिन पहले, और मार्गी होने के कुछ दिन बाद तक, जब तक कि वो ग्रह 1st गियर में चल रहे हों,
यानी कि जब आप स्कूटर फर्स्ट गियर से रीस्टार्ट करें तो सबसे ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, डुर डुर की आवाज होती है इतनी। अगर आपने ढंग से क्लच और उसका इस्तेमाल नहीं किया एक्सेलेरेटर का, तो स्कूटर उछल जाएगा, गिर जाएगा, आप उल्टे भी हो सकते हैं। ग्रह भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपने उस समय अपने जीवन को नहीं संभाला तो वो ग्रह आपको उलट देंगे। वाह, वो दिन मिल गए हमको। When the planet is exerting its maximum influence on the native, it is drastic, it's most powerful. It can uplift you, it can destroy you. Control it. The retrograde planet is to be controlled right on the days when it is becoming from Vakri to Margi, on the way back to its original planetary motion. फिर रिपीट करता हूं, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि इस देश का बहुत सारा ज्योतिषी उस दिन की कल्पना नहीं करता है जिस दिन वो जीरो स्पीड पर आने को होता है, और जीरो स्पीड से फर्स्ट गियर लगाकर वो ग्रह वापस आने को होता है, और फर्स्ट गियर से सेकंड गियर तक आने की जो अवधि है उस व्यक्ति के जीवन के सबसे शक्तिशाली परिणाम देने की अवधि होती है, कुछ दिन की केवल। यानी मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ यह है कि मुश्किल से 7-8 दिन का फासला है जिसमें वह ग्रह अपने उस राशि के भोग काल में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, अच्छे या बुरे। अब अगर आप शौकीन हैं, अगर आप बहुत अधिक जिज्ञासु हैं, और आपने तो वो मिनट चुनना ही है जब उन 7-8 दिनों के फासले में भी आपको वह दिन चुनना है which is a culprit day, which is bound to give its maximum results. Which day? How you will calculate it? आओ अब हम और चीजों का सहारा लेते हैं और कई फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं अपने प्रेडिक्शंस में। आप अष्टक वर्ग में आइए। अगर आप शनि के वक्रत्व को देख रहे हैं तो शनि का अष्टक वर्ग देखिए, उसके समुदाय अष्टक वर्ग को देखिए, उस दिन के भिन्नाष्टक में चले जाएं। मैं माफी चाहूंगा जो लोग ज्योतिष से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है और इन गणनाओं तक अभी नहीं पहुंचे, तो आज मेरी बात सुन लें कि ये भी करना है। पर इसमें अधिकांश लोग ज्योतिष जानते हैं, समझ लें, और इस प्रोसेस को पकड़ने के लिए बाद में घर जाकर अध्ययन भी करें। शनि ग्रह के भिन्नाष्टक पर चले जाइए। तो जीरो स्पीड पर आने से पहले के 7 दिन काउंटिंग में ले लीजिए, और जीरो स्पीड पर वक्री ग्रह के जीरो स्पीड पर आने के बाद के 7 दिन काउंटिंग में ले लीजिए, जब वो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आएंगे ग्रह, उस बीच की अवधि। कल्पना से हम 7-7 दिन दोनों तरफ के मान लेते हैं। जीरो स्पीड पर आने से 7 दिन पहले, जीरो स्पीड पर आने से 7 दिन बाद। याद रखना, ये 14 दिन बुध या शुक्र को नहीं मिलेंगे, ये शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों पे मिलेंगे। इसलिए नियरेस्ट कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन में बुध और शुक्र आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं। शनि में या बृहस्पति के दिनों को खोजने में आप 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाएंगे। तो देखो कि भिन्नाष्टक वर्ग में उस दिन, शनि के भिन्नाष्टक में उस दिन शुभ बिंदु हैं या नहीं। अगर शुभ बिंदु हैं तो अच्छी घटना की तलाश कीजिए, अगर शुभ बिंदु है ही नहीं तो उस दिन खराब परिणाम की भी कल्पना कीजिए। दोनों को देख करके चलिए। एक और पद्धति में आ जाओ, उन 14 दिनों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा पर आ जाओ। फिर प्राण दशा तो 1-1 दिन की चलेगी, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन। सूक्ष्म दशा 2-3, 4 दिन, 5 दिन चल सकती है। देखो वो खराब है या अच्छी है। अगर उसी समय वक्री होने वाले ग्रह की सूक्ष्म दशा आपको मिल जाए, बल्कि प्रत्यंतर से ही शुरू करिए, महादशा,
अंतर्दशा, प्रत्यंतर कई बार छोटे होते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल के, और फिर सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा अगले 2-3 दिन की कहानी आपसे कह देगी कि अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। लकीली वक्री ग्रह की ही मिल जाए सूक्ष्म दशा, बल्कि प्रत्यंतर दशा भी, तो घटना होने में संदेह नहीं है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, पराशर ने भी कहा है, अन्य भी हो रहा जो विद्वान है उन्होंने कहा है, योग फल में दशा और अंतरदशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। लघु पाराशरी में, मध्य पाराशरी में और वृहत पाराशर होरा शास्त्र में दशा अंतरदशा को लेकर ही योगफल बताए गए हैं। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा केवल टाइमिंग ऑफ इवेंट को पकड़ने के लिए है। वो घटनाओं को प्रभावित नहीं करते, केवल उसको शेप देते हैं, उसका दिन निर्धारित करते हैं। जैसे वो राजयोग में कहते हैं कि केंद्र की महादशा और त्रिकोण की अंतरदशा हो तो राजयोग होता है, तो उन्होंने प्रत्यंतर का नाम नहीं लिया ना इसमें। केंद्र की महादशा और त्रिकोण की अंतरदशा, या त्रिकोण की महादशा और केंद्र की अंतरदशा में राजयोग फलता है, अगर इन दोनों में संबंध हो तो। यहां वो प्रत्यंतर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप भी मत करो। आप प्रत्यंतर का प्रयोग केवल घटनाक्रम को देखने के लिए, उसका टाइमिंग तय करने के लिए करिए। इससे आपको घटना के निकटतम सूत्र पता चल जाएंगे। अब आप आ जाइए ट्रांजिट पर। मान लीजिए दशम भाव के अधिपति शनि है और आप राजयोग तलाश कर रहे हैं जो देने वाले हैं शनि। तो वक्री ग्रह अव्वल तो अपने ही महादशा अंतरदशा में श्रेष्ठ परिणाम देंगे, परंतु जीवन किधर जा रहा है इसको वो तय पहले ही कर देंगे। उसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूं कि सर्वश्रेष्ठ फल तो अपने दशा अंतरदशा में देंगे। ये सभी ऋषि कहे गए हैं कि योग फल प्राप्त करने के लिए 2 परिस्थितियां जरूरी हैं कि योग अपने आदर्श स्वरूप में उपस्थित है। जैसे किसी राशि में सूर्य 1 डिग्री पर है और बृहस्पति 29 डिग्री पर है, तो यह योग, या बुध अंतिम डिग्री पर है, सूर्य पहली डिग्री पर है, तो ये योग अपने आदर्श स्थितियों में नहीं है। योग आदर्श स्थिति में कब होगा? जब सूर्य मान लो 10 डिग्री पर है और 25 डिग्री पर, 15 डिग्री पर बुध अस्त होते हैं। अगर 14 डिग्री पर हुए तो अस्त हो जाएंगे, 13 पर हुए तो अस्त हो जाएंगे, यानी बुध अस्त भी नहीं हुए, सूर्य के साथ भी हैं, एक निर्धारित दूरी पर है और उसी राशि में, तो बुधादित्य योग अपना सर्वश्रेष्ठ फल देगा। तो आप एक तो ये देखिए कि शनि वक्री हैं, उनकी अंतर्दशा चल रही है और दशम भाव पर आपकी नजर है, और दशम भाव के जो शनि हैं उनका समुदायाष्टक वर्ग, फिर उसके भिन्नाष्टक पर चले जाओ और देखो कि शनि की सूक्ष्म दशा उस समय बोल रही है कि नहीं। और क्या ही कहने हो, ठीक उस समय दशम भाव पर अन्य शुभ प्रभाव आ गए, चाहे बृहस्पति देखें, चाहे बुध देखें, चाहे शुक्र देखें। तो उस समय अगर दशम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया तो हम घटना का दिन तलाश करने के बहुत नजदीक पहुंच गए। ये बात वक्री ग्रहों के संबंध में बहुत ज्यादा लागू होती है। अब मैं एक दूसरी बात छेड़ रहा हूं। आज मैं लेक्चर को बहुत जटिल नहीं बना के और एक लेमैन की दृष्टि से समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी जुड़ गए हैं जो जिनकी ज्योतिष में बहुत अधिक गति नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे भी था विज्ञापन। तो क्या वक्री ग्रह फायदा देते हैं?
वक्र ग्रह शक्तिशाली परिणाम तो देते हैं, पर वो सदा ही शुभ दें ये कतई जरूरी नहीं। मैंने बहुत सारे महान लोगों की जन्मपत्रिकाएं देखी, संतों की भी जन्मपत्रिका देखी, बहुत बड़े लोगों की जन्मपत्रिकाएं भी देखी। मुश्किल से एक ग्रह वक्री मिला, और जिनके 2 ग्रह वक्री मिले उनके जीवन में उठापटक ज्यादा हुई, और जिनके 3 ग्रह वक्री हुए उनके तो जीवन में उठापटक बहुत ज्यादा हुई। एक आध जन्मपत्रिका दिखा के मैं इस बात को प्रूव करता हूं। ये एक जन्मपत्रिका संत की है, बड़े संत हैं, सीकर जिले में रेवासा धाम है, जीर्ण माता एक शक्तिपीठ है, वहां के संत हैं, उस इलाके के सबसे बड़े संत हैं। उनका बड़ा अनुग्रह है मुझ पर। इनके आश्रम में मैंने, और वेदों के ज्ञाता हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो मेरा उनका परिचय भी बहुत ड्रामेटिक सिचुएशंस में हुआ। इनका एक भी ग्रह वक्री नहीं, और बहुत दर्जे के संत हैं। दूसरी जन्मपत्रिका दिखाता हूं। आप जानते हैं ये रहमान कितने बड़े संगीतज्ञ, केवल एक ग्रह वक्री, और वो भी भाग्य के स्वामी। शुभा वक्रा अति शुभा, देखिए क्या शक्तिशाली इस चीज में। 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में, 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी लग्न में, तीनों त्रिकोण में संबंध, लग्न के स्वामी लग्न को देख रहे हैं। वाह, क्या कमाल की ग्रह स्थितियां हैं। लाभ के स्वामी लाभ में हो जाए तो ज्योतिषी नहीं रह जाएगा, वो कुछ और बनने लगेगा। चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव को देख रहे हैं, लग्न के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी लग्न में बैठ के 5वें भाव को देख रहे हैं, है ना। शुक्र और बुध दूसरे भाव को देख रहे हैं, इसीलिए गंधर्व विद्याओं में उनकी रुचि है। और कमाल की बात तो यह है कि बुध शुक्र और केतु तीनों ही ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र अगर बलवान हो जाए कुंडली में तो आदमी अपने फील्ड में राज करता है। और एक जन्मपत्रिका दिखाता हूं। देखिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश में, एक भी ग्रह वक्री नहीं, इतने ऊंचे पहुंच गए। और आगे आइए, एक और कुंडली दिखाता हूं। जयप्रकाश, ये करीब 4,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, मेरे क्लाइंट हैं। मैंने विद्यार्थियों को कई बैच इनकी फैक्ट्रियों में प्रशिक्षण के लिए ले गया हूँ, एक भी ग्रह वक्री नहीं। तो ये कहना तो, चाहे कितनी चेष्टा बली हो जाए, ये कहना तो गलती होगा कि वक्री ग्रह से आदमी उठता है, बल्कि वक्री ग्रहों से अन्य बात एक पैदा होती है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुने। जिस भाव का स्वामी ग्रह वक्री होता है, उस भाव का उत्थान और पतन इस जिंदगी में जरूर देखने को मिलता है। जिस भाव में वक्री ग्रह बैठता है, उस भाव का उत्थान और पतन दोनों इसी जिंदगी में जरूर देखने को मिलता है। जैसे 10वें भाव का स्वामी वक्री हुआ तो नौकरी मिलना और नौकरी से पतन दोनों इसी जन्म में देखने को मिले, घटनावशात।
ऐसे नहीं कि एंट्री हो गई आराम से रिटायर हो गए, नो, घटनावशात पतन होगा। ग्रह राजा और रंक इस जन्म में जरूर बनाए, एक बार राजा और एक बार रंक, यानी उसकी संघर्ष की कहानी लंबी होती है। अपार ख्याति को प्राप्त करता है तो अपार आलोचना को भी जन्म देता है, एक नियम ही है। दूसरा, अगर दो ग्रह वक्री हैं तो बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा और एक दिन पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। उतना ही दुश्मन मिले, उतने ही आलोचक मिले, उतना ही जीवन संघर्ष बढ़ा हुआ मिलेगा। दो ग्रह वक्री होने के बाद एक स्थिति पैदा होती है, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आप लोग भी आजमाइएगा। जब दो ग्रह वक्री हों तो उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक वक्री ग्रह दूसरी वक्री ग्रह को देखे, जैसे शनि 12वें भाव में हो और मंगल दूसरे भाव में हो और दोनों ही वक्री हों, तो एक वक्री ग्रह ने यानी शनि ने दूसरे वक्री ग्रह को देखा, तो जो रेसिपिएंट वक्री ग्रह होता है ना, जो प्राप्त करता है दृष्टि को, वक्री दृष्टि को, वो अति शक्तिशाली हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट विल एक्सर्ट इट्स मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन लाइफ ड्यूरिंग इट्स महादशा और अंतर्दशा। लाइफ का स्टेटस बढ़ा या घटा तो देगा ही, पर सबसे ज्यादा कमाल के परिणाम उसकी दशा में आएंगे जो कि वक्री दृष्टि को प्राप्त कर रहा है। इसका विवरण उत्तर कालामृत में कालिदास ने रची। दूसरी बात, अगर दो वक्री ग्रह एक साथ हैं जन्म पत्रिका में और परस्पर संबंध है, तो ये मान के चलना है कि उस जन्म पत्रिका में 9 नहीं बल्कि 10 ग्रह काम कर। दो ग्रह वक्री मिलकर तीसरे ग्रह के बराबर की शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो कि एक असाधारण सी बात है। इसको सांख्यिकी दृष्टिकोण से मैंने सैकड़ों जन्म पत्रिकाओं पर आजमाया, मेरे शिष्यों को लगाया, आंकड़े इकट्ठे किए और मेरी समझ में आया ये लोग साधारण नहीं रह पाते। ये लोग जीवन में अत्यधिक उत्थान करते हैं और अत्यधिक इनका पतन भी हो सकता है। और जिसके 3 ग्रह अगर वक्री कुंडली में हो गए, राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, और 3 ग्रह वक्री हो गए, यानी 9 ग्रहों के मंत्रिमंडल में से 5 ग्रह वक्री हैं, तो उसका जीवन असाधारण रूप से अशांत मिलता है, वो भी राजा और रंक की स्थिति में आता है। ये लोग साधारण नहीं होते, तूफानी गति से काम करते हैं। भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, समाज को किसी एक तरफ, राष्ट्र को एक तरफ ले जा सकते हैं और फांसी की सजा भी भोग सकते हैं। जिनके 3 ग्रह हैं उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। एक नियम कालामृत ने कहा है कि अगर उच्च का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो नीच के समान फल देंगे। ये ज्योतिष जगत में बहुत संशय उत्पन्न करने वाला श्लोक है, उत्तर कालामृत में ही है। छोटी सी किताब है पर उसने वक्री ग्रह को लेकर क्रांति से छेड़ दी है, और ये कह के, पर मैंने अनुभव में पाया कि उच्च ग्रह वक्री हों तो शून्य परिणाम नहीं आते। परिणामों की क्वालिटी में, क्वांटिटी में अंतर आ सकता है, परंतु 0 रिजल्ट हो जाए या नीच का रिजल्ट देने लगे, ऐसा देखने में नहीं आता। हमने एक अनुमान लगाया और 2 पैरामीटर कायम किए इसके, इसकी जांच की जाए कि आखिर है क्या ही, इस श्लोक का असली विश्लेषण क्या होना चाहिए। तो हमने 2 कैटेगरी बनाई। एक तो अवरोही क्रम, उच्च से नीच की ओर जाता हुआ ग्रह, जैसे शनि तुला राशि में हुए 10 डिग्री पर परमोच्च, तो अगर वो परमोच्च तक नहीं पहुंचे हैं, तुला राशि में 10 डिग्री तक शनि नहीं पहुंचे हैं, तो वो बुरे रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाएंगे, उनके परमोच्च की स्थिति को पलट देंगे।
पर अगर शनि परमोच्च की डिग्री को पार कर चुके हैं और आरोही क्रम में आ गए हैं, यानी तुला से मेष तक चलने वाले हैं, तो वो शानदार परिणाम उच्च राशि के देते रहेंगे। ऐसा ग्रह की नियत समझ में आई हमको। अब दो ग्रह वक्री अगर एक साथ मिल जाए, राहु के साथ कोई ग्रह मिल जाए, तो ये समझने की बात है कि कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावित होगा। इसमें मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण ना देके समय अभाव में इस टॉपिक को आगे भी कभी उठाएंगे, ये कहना चाहूंगा कि राहु और बृहस्पति परस्पर देख रहे हैं, और राहु बृहस्पति एक साथ होते तो गुरु चांडाली होता। अगर एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं, नवम पंचम होंगे, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, गुरु चांडाल योग जैसी स्थितियां तो बना ही देंगे। यहां ये देखना जरूरी है शक्तिशाली कौन है। अगर ज्योतिष के सभी नियमों को लगाने के बाद जान पड़े कि बृहस्पति अति शक्तिशाली है, तो गुरु जीतेगा। अगर राहु शक्तिशाली है तो चांडाल जीतेगा। इस परिस्थिति में ड्रास्टिक चेंज तब मतलब चांडाल गुरु को पतन कराने में कसर नहीं छोड़ेगा। गुरुद्रोही मिलेंगे लोग, गुरु का उल्लंघन करते मिलेंगे, गुरु का खंडन करते मिलेंगे। एक ही सिचुएशन है जिसमें गुरु की सर्वश्रेष्ठ रक्षा होती है कि राहु केतु में, राहु के साथ नहीं, गुरु केतु के साथ बैठते। गुरु केतु जब साथ होते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो चेला हमेशा गुरु के सम्मान को उठाने वाला होता है, ऊंचा ले जाने वाला होता है। अगर कोई संशोधन भी प्रस्तुत कर दे गुरु की आवाज में, तो गुरु को कन्विंस करके करता है। गुरु केतु का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया माना गया। ऐसे में अगर गुरु वक्री हो जाए या केतु गुरु की राशियों में हो, मीन या धनु में, समझ लो कि वो जो जातक साधारण नहीं रहा, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष मार्गी होने की चेष्टा करेगा। उसका चरम पुरुषार्थ मोक्ष होगा और वह दुनिया में नाम कमा के जाएगा। राहु गुरु का कॉम्बिनेशन होने पर तभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब गुरु अति शक्तिशाली हो जाएं, राहु गुरु के नक्षत्र में चले जाएं, या राहु उच्च राशि में हो या बुध की राशियों में चले जाएं, बुध के नक्षत्र में चले जाएं, बुध के नवांश में चले जाएं, और इस तरह से राहु में शुभत्व आ जाए। वक्री ग्रहों में सबसे शक्तिशाली राहु ही हैं। पर याद रहे, राहु और शनि, राहु और मंगल अगर वक्री हों एक साथ जन्म पत्रिका में, वह जीवन साधारण नहीं रहते। उसके जीवन में घटनाएं, हिंसक घटनाएं, घाव, चरित्र दोष, उठापटक, जेल, दूसरे को मार देना, समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देना, संस्थाओं को तोड़फोड़ कर देना, या देश में क्रांति कर देना, या राष्ट्र का नायक बन जाना, सभी घटनाएं होना संभव। तो मैं आज इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही समय हमने लिया था कि महान होने के लिए वक्री ग्रहों का होना कतई जरूरी नहीं है। ना इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका में सब ग्रह, एक भी ग्रह वक्री नहीं था, और ऐसे एक महान संत जिनकी जन्म पत्रिका मैंने दिखाई, उनके भी एक ग्रह वक्री नहीं था। 10 जन्म पत्रिका मेरे पास और भी अभी भी निकाल के रखी है। मेरी ये समझ में आया कि जिंदगी में उठापटक वक्री ग्रह लाते हैं। अगर वक्री ना हो तो भी जीवन महान हो सकता है। वक्री होने के बाद अगर आप वक्री ग्रहों को कंट्रोल में कर लेंगे तो ही जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। और उसके लिए जो उपाय अपनाने चाहिए उनमें मंत्र, मणि और औषधि है। राहु को सुधारने की एक विधि वास्तुशास्त्र भी है, परंतु मंत्र, ग्रह का मंत्र, ग्रह की मणि और ग्रह की औषधि क्या है? पैरासीटामोल नहीं है। उस ग्रह की यज्ञ संहिता ही उस ग्रह की औषधि। शनि की यज्ञ संहिता शमी वृक्ष है, शनि की, सूर्य की मदार है, बुध की चड़चड़ा है, इस तरह से। तो वक्री ग्रहों से सावधान, वो अपना मायाजाल फैलावें, आपकी जिंदगी में उन्नति और अवनति का अवसर दें, इससे पहले सावधान हो जाएं और उनके पूजा पाठ पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उनको सुधारने पर अपना ध्यान केंद्रित करें,
किसी योगी ज्योतिषी के पास जाएं और उनका उपाय पूछें। आप खुद भी अपना निर्धारण कर सकते हैं। मेरा वचन समाप्त हुआ। प्रणाम गुरुजी। ये आपकी अभी चर्चा चल रही थी गुरुजी, तो 5 ग्रहों के वक्री होने पर आपका आदेश था और निर्णय था कि जीवन में उत्थान पतन बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। तो यह उत्थान पतन आर्थिक होंगे, शारीरिक होंगे या मानसिक या आध्यात्मिक रूप से उनका पतन करा सकते? ये घटनात्मक है और मानसिक उत्कोच तो होता ही है। जी जी, तीव्र गति की घटना लाते हैं जी। जी 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 जी। जैसे राष्ट्र के जीवन में भूकंप आ गया, तबाह हो गया, जलजल आ गया, तबाह हो गया, इस तरह की घटनाएं जीवन में भी लाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। इसमें एक प्रमुख प्रश्न ये उभर करके आता है गुरुजी, ऐसा कोई पैरामीटर निर्धारित हो पाना या कोई विधि संभव है जिसमें ऐसे व्यक्ति जिसके 2 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह वक्री हैं, उसका जीवन में अंतिम क्षण तक वह यशकारी होगा या अपयशकारी होगा? एक उसका बात तो मरण मान के चलो, सुधरेगा या बिगड़ेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेरे लेक्चर में बात कवर नहीं हो पाई थी। जी। वक्री ग्रह का मतलब उस ग्रह के प्रति गत जन्म में किया गया अपराध है। जी जी। वक्री ग्रह का होने का मतलब यह है कि इस जन्म में उस ग्रह ने आपको सुधरने का एक मौका दिया, इसलिए उसकी दशा अंतरदशा का इंतजार मत कीजिए। जन्म से ही उस ग्रह को साधने की चेष्टा कीजिए और उस ग्रह के जातकों के प्रति जी विनम्र और दयालु हो जाइए। जैसे बृहस्पति वक्री हैं, तो आप पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण को थप्पड़ मार कर आए हैं, या गुरु का अपमान किया है, या उसका शुल्क खा गए हैं, या आपने पढ़ाने में बेईमानी करी है, या बृहस्पति के लोगों का अपमान करके आए। इस जन्म में ऐसे लोग, प्रमाण क्या, जिनका बृहस्पति वक्री है वो बार बार गुरु बदलते हैं। शिक्षा गुरु एक से अधिक हो सकते हैं, मंत्र गुरु एक ही होता है। वो बहुत अधिक विद्याएं, बहुत अधिक गुरु बनाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। तो बृहस्पति के वर्गों पर अगर उनका खर्चा होने लगता है किसी भी कारण से, तो ये मान के चलो वो ग्रह अपनी बलि ले रहे हैं। ये बात सभी ग्रहों पर बराबर से लागू होती है। जी जी जी। जैसे शनि के जातक हैं, तो आपने आम जनता को सताया होगा पिछले जन्म में, इसलिए वक्री है। इस जन्म में वो लोग आम जनता में जाते हुए मिलेंगे। वक्री शनि वाला व्यक्ति घटिया से घटिया स्लम में जाके उनके बीच में बैठ के खाना खा सकता है। क्यों? कि वो अपने पिछले जन्म के ऋणों को चुका रहा है जी। इसलिए शनि वर्ग के वर्गों में वो मिलेगा, उनकी सेवा करता हुआ मिलेगा, या किसी गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा करने लगे। ये बात सब ग्रहों पर मंगल वक्री होने का मतलब इस जन्म में हिंसा आएगी जी। क्यों? कि पिछले जन्म में उसने हिंसा की थी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पिछले जन्म में आपको किसी ने चक्कू मारा, आपने किसी को चक्कू मारा, तो इस जन्म में वो व्यक्ति उसी चक्कू को लेकर इस जन्म में उसी रूप में वही कपड़े पहन कर आएगा ना। ग्रह पाप ऊर्जा अपना स्वरूप बदल लेती है। मंगल मान लो छठे भाव में हुए शनि के साथ, तो मान के चलो कि एक संतान की हानि होगी ही होगी, और वो हिंसा आपको इस रूप में प्रतिदान हो जाएगा, चुक जाएगी। जी जी जी। ये घटना प्रधान तो है ही गुरुजी, और ये चीज और भी अच्छी तरह समझ में आ गई आपके बताने से। लेकिन एक चीज है कि व्यक्ति को आपने कहा भी है कि जीवन में जब वक्री ग्रहों का वक्रत्व जन्म पत्रिका में किसी जातक के हो, तो उसको उनको नियंत्रण करने का या नियंत्रित करने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या कोई लग्न की स्थिति, क्या कोई चंद्रमा की शुभ स्थिति या कोई सूर्य की शुभ स्थिति ऐसा कोई पैरामीटर प्रदान कर सकती कि क्या वो अपनी उन भावनाओं पर या उन इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाएगा? आमतौर से ऐसा नहीं होता है जी। मेरा जीवन अनुभव कहता है कि जो दूसरे गुरु मिलते हैं आपके जीवन में प्रारब्ध के तहत जी, जन्म के या गत जन्मों के जो गुरु होते हैं वो माता होती है या आपके पूर्वार्जित कर्म होते हैं, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं जी जी। दूसरे भाव में जो प्रारब्ध जब दशा शुरू होती है, भाग्य की दशाएं या अंतरदशाएं, तब आपको गुरु मिलते हैं इस जीवन में जी, शिक्षा गुरु जी। वो आपको गाइड करेंगे क्या करना। बिल्कुल। इन गुरु के
साधन से जो कर्म करते हैं आप दशम भाव के तहत, उन कर्मों में आप कमाते भी हैं और गंवाते भी हैं। तो एकादश भाव में बैठे पाप ग्रह या शुभ ग्रह आपका कमाना या गंवाना तय करते हैं। अगर एकादश भाव की बाधा से आप निकल गए जी, तब आपको मंत्र गुरु मिलते हैं और द्वादश भाव के तहत आप मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। मोक्ष के लिए द्वादश भाव बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे बड़ी बाधा एकादश भाव है। पर ये जो गाइडेंस मिलती है ना, अगर आपके जीवन में 9th लॉर्ड की महादशा जल्दी आ गई तो मान के चलना कि पिछले जन्म के कर्मों से आपको निवृत्त करने के लिए गुरु जल्दी आ गए हैं आपके जीवन में। यदि आपके अंतर्दशा कोई बड़ी सी 12-14 साल की उम्र में आ गए तो समझ लो कि आपको योग्य गुरु जल्दी मिल गए। अगर वो पहली अंतर्दशा, पहली महादशा अगर आपको 40 साल की उम्र में मिली तो इतने जन्म आपने गंवा दिया, और कर्मों का क्षय करने के लिए आपको बहुत देर से वो गुरु मिले। पर वो पार ले जा सकते हैं क्योंकि जीवन अभी भी बहुत शेष है। जी जी जी। अब गुरु किस रूप में आएंगे, ये नहीं कि वो कुर्ता पजामा पहन के त्रिपुंड लगा के वो आएंगे। गुरु आपको कोई घटना दे सकती है, कोई मार लग सकती है, कोई चोर दे सकता है। गुरु कोई घटना के रूप में भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमने ये किया इससे ये हुआ, साहब हमने वहां पैर दिया तो वहां पैर फंस गया तो एक उंगली कट गई, वो भी आपका गुरु हो गया। अब आप एक काम करो, एक मेल लिखा रहा हूँ info@vastuacademy.com, info@vastuacademy.com। इस मेल पर अपनी सारी क्वेरी डाल दें जो भी है, हम उसका जवाब किसी न किसी तरह से आपको पहुंचाएंगे। ठीक है ना गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार।